हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। दोस्तों आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के बारे में। दोस्तों आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें दोनों तरफ से वार हो रहे हैं एक दूसरे पे, चाहे वो महायुति महाविकास आघाड़ी को आड़े हाथ ले रही हो या महाविकास आघाड़ी कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है महायुति को टारगेट करने में। अब दोस्तों हुआ ये है कि इस बीच में अभी सबसे बड़ी हॉटलिस्ट की जो न्यूज है वो है अजीत दादा और उद्धव ठाकरे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से वीक लिंक अगर किसी को देखा जा रहा है दोस्तों वो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और महायुति की तरफ से अगर वीक लिंक अगर आप देखने जा रहे हैं तो फिर अजीत दादा को कह रहे हैं लोग और एनालिस्ट काफी जगह बोल रहे हैं। तो ऐसा क्यों है दोस्तों? लोकसभा में अजीत दादा का जादू नहीं चला था, क्यों? इसका रीजन पता है आपको? क्योंकि दोस्तों वही ये था, लोकसभा में अजीत दादा उससे जस्ट पहले आए थे महायुति में, तब लोग जो बीजेपी के सपोर्टर्स है वो भी गुस्सा हो गए थे, अजीत दादा को वोट देना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने निकल के वोट देना नहीं चाहा अजीत दादा को। क्योंकि बीजेपी के वोटर आपको पता है कि वो बड़े कमिटेड होते हैं, वो कांग्रेस को या फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो या फिर शरद चंद्र पवार की पार्टी हो, उसको तो वोट देने से रहे। तो बीजेपी की पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस बार वोट आए अजीत दादा को, लेकिन बीजेपी के वोटर लोग ने वोट नहीं दिया। ऊपर से अजीत दादा के जो कोर वोटर थे उन्होंने भी देखा कि ये तो भाई हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। अजीत दादा के जो कोर वोटर है जहां से वो आते हैं दोस्तों, वो चाहे किसी को भी वोट दे देंगे, वो खाली कुर्सी को भी वोट दे देंगे, लेकिन कुछ भी हो जाए बीजेपी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो आइडियोलॉजी एक मैटर होती है इंडियन पॉलिटिक्स में दोस्तों। भले ही लोग कहे कि आइडियोलॉजी से ऊपर होकर वोट देना चाहिए, लेकिन आइडियोलॉजी बहुत बड़ा फैक्टर है इंडियन वोटरों के माइंड में। तो इसलिए उन्होंने भी अजीत दादा को खुले मन से वोट नहीं दिया, जिसका परिणाम यह था कि लोकसभा में अजीत दादा को कम वोट मिला। अब दोस्तों बीजेपी के जो वोटर है वो समझ चुके हैं कि नहीं भाई जो भी है, चलो अपने एनडीए के अंदर है, महायुति के अंदर में, इससे इफेक्ट और इम्पैक्ट बीजेपी पे ही पड़ेगा अल्टीमेटली अगर हम निकल के वोट नहीं देते हैं अजीत दादा को। तो इस बार बीजेपी के जितने भी वोटर है वो जोर शोर से अजीत दादा को तो वोट दे देंगे, लेकिन अजीत दादा के जो कोर वोटर थे जिसको वो छोड़ के आए थे या फिर आप बोलिए कि उनके साथ आए थे, ऐसा कह रहे हैं वो, लेकिन लगता नहीं है, तो वो लोग शायद ना दे इस बार भी। अब बात कर लेते हैं महाविकास आघाड़ी में हमारे उद्धव ठाकरे जी, जो कि शिवसेना एक अपनी बना के रखे हैं उन्होंने, वो भाई साहब अपनी आइडियोलॉजी, अपने खुद की सीएम बनने की चाह में इन्होंने आइडियोलॉजी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर लिया। जो बाला साहब ठाकरे हमेशा से हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते थे और हिंदुत्व का नारा दे के चले हैं हमेशा से, उन्होंने कह दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी के साथ जिंदगी में हमारी पार्टी शिवसेना नहीं जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी सरकार ना बने। तो उनके इस आइडियोलॉजी पे पांव रखते हुए उद्धव ठाकरे ने समझौता कर लिया था खुद चीफ मिनिस्टर बनने की चाह में। इसको संजय राउत ने सपने दिखाए होंगे कि अरे आप तो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर से कम आप तो चलेंगे नहीं, आप उद्धव ठाकरे हैं, आपको चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए बोल के डाल दिया। अब शरद चंद्र पवार और कांग्रेस मिलके उनको ठेंगा दिखा रहे हैं और थर्ड क्लास सिटीजन की तरह उद्धव ठाकरे को और उनकी पार्टी को ट्रीट किया जा रहा है महाविकास आघाड़ी में। अब दोस्तों 20-21 ऐसी सीट है जहां पे कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी की जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, उनके कैंडिडेट आमने सामने हो गए हैं। तो इससे और परेशान है उद्धव ठाकरे कि भाई ऐसे ही हमारी सीट मिलने मुश्किल है और हमारे अगर वोट कांग्रेस खा गई तो हम कहां जाएंगे। और इस बार दोस्तों आप लिख के ले लीजिए, अगर महाविकास आघाड़ी हारती है तो उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स खतरे में आ सकती है। और महायुति में अगर अजीत दादा को कम सीट मिलते हैं तो फिर उनके लिए भी मुझे कुछ खास अच्छा दिख नहीं रहा फ्यूचर आने वाले टाइम में महायुति के साथ में। अब दोस्तों शिवसेना का अच्छा है कि संजय राउत ने ये नहीं कह दिया कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस कमला हैरिस के बीच में डोनाल्ड ट्रंप जीता, लेकिन हमारा ही उम्मीदवार उद्धव ठाकरे ही बनेंगे अमेरिका के प्रेसिडेंट। संजय राउत कुछ भी बोलता रहता मीडिया के सामने आने के, उसको बस बहाना चाहिए।
और उद्धव ठाकरे का जो भी हाल है उनको और उनकी पार्टी का, जो पार्टी खत्म हो चुकी है, टूटने की पूरी टूट चुकी है, खत्म होने की कगार पे है, पूरा श्रेय अगर देना चाहता हूं तो मैं सबसे बड़ा श्रेय तो इनको देना चाहता हूं, संजय राउत को। दूसरा श्रेय देना अगर हो तो वो आदित्य ठाकरे को, एनीवे। और तीसरा तो है ही भाई उद्धव ठाकरे, आपको तो पता ही है। तो अभी दोस्तों ये चल रहा महाविकास आघाड़ी में कि उद्धव ठाकरे से ज्यादा सीट कांग्रेस लाना चाहती है और शरद पवार अपने जो वोटर्स है उसको छोड़ के नहीं आना चाहती। वो बोल रही है भाई मैं पूरे वेस्ट महाराष्ट्र में चुनाव लड़ूंगा अपने कैंडिडेट के साथ, वहीं पे जीतूंगा और मैं किंग मेकर बनूंगा। वो ये सोच के भी चल रहा है, मतलब जिंदगी भर वो किंग मेकर की भूमिका में ही चले हैं शरद पवार। ज्यादा कुछ उखाड़ा नहीं है उन्होंने, 1-2 बार सीएम बनने की पूरी ताक से वो महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में उनका वो पुराना इतिहास सबको पता है। तो इस बार महायुति का टारगेट ये है कि भाई बीजेपी और एकनाथ शिंदे जी मिलके जितनी हो सके उतनी सीट टारगेट कर रहे हैं और जितनी जीत सके उस पर फोकस कर रहे हैं कि मैक्सिमम हमें सीट जीतनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। 140 का आंकड़ा इनका टारगेट है, 140 से 45 ये दोनों मिलके जीते, जो कि मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अब इसी बीच में एंट्री मारते हैं हमारे हैदराबादी भाईजान असदुद्दीन ओवैसी। सबसे ज्यादा महाविकास आघाड़ी की अभी हालत अगर खराब है तो असदुद्दीन ओवैसी से है, और साथ ही साथ अपना इंटरनल कलह है। असदुद्दीन ओवैसी 16 सीट पे लड़ रहे हैं और महाविकास आघाड़ी ने बुद्धिमानी से क्या काम किया कि समाजवादी पार्टी के जो मुस्लिम कैंडिडेट है, अपने जो मुस्लिम कैंडिडेट है उनको खड़ा कर दिया है मुस्लिमों की सीटों पे, जबकि असदुद्दीन ओवैसी वहां पे डेफिनेट सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी आएंगे तो हिंदू वोट के लिए तो वो लड़ेंगे नहीं, वो तो अपने मुस्लिम पट्टा जो है उनका वोटरों का वहीं पे चुनाव लड़ेंगे। वो गालियां दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, वो गालियां दे रहे हैं राहुल गांधी को, मतलब पॉलिटिकल वो इनके खिलाफ भी बोल रहे हैं, उनके खिलाफ भी बोल रहा है, वो बोल रहा है भाई सब मिले हुए हैं, जबकि कांग्रेस बोल रही है कि भाई ये तो बीजेपी की बी टीम आ गई उनको मदद करने के लिए। तो खैर असदुद्दीन ओवैसी को और ज्यादा गुस्सा आ जाता जब भी उसको कोई बी टीम बोल देता है, और हाइपर हो जाता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि बीजेपी के साथ हमें जोड़ने की, सबसे बड़ा बी टीम तो राहुल गांधी है, ऐसा असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं। पता है आपको, बोलते सबसे बड़ा बी टीम अगर कोई है कांग्रेस मतलब बीजेपी की तो वो राहुल गांधी है, ये असदुद्दीन ओवैसी बोलता है। अब खैर दोस्तों ये अभी सिनेरियो है। उधर राज ठाकरे की देखे तो राज ठाकरे भी चुनाव लड़ रहे हैं कुछ सीटों से, जिसमें इफेक्ट अगर पूछे किसको हो रहा है तो वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को काउंटर करने के मकसद से उतरे हैं, लेकिन वो सीटें एकनाथ शिंदे जी और बीजेपी की सीटें हैं जिसपे थोड़ा बहुत वोट पे इनके भी असर पड़ेगा, लेकिन बीजेपी एकनाथ शिंदे जी वहां से निकाल के ले जाएंगे सीट। और इस बार महाविकास आघाड़ी ने पूरी तरह से कोशिश कर ली है कि हमारा सीट बटना नहीं चाहिए। ये जो 400 एनजीओ इस बार रोल में आए हैं मीडिया के सामने, इन सब पे हंटर चलने वाला है। आप लिख के चलिए, होम मिनिस्ट्री हो, ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, सब के रडार में ये लोग आ चुके हैं। अब ये लोग को बचा नहीं पाएगा कोई। अमित शाह जी ने तो कह ही दिया कि वक्फ बिल हम विंटर सीजन में लेके आ रहे हैं और पार्लियामेंट में पास कराना मेरी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कह दिया कि चाहे 4 पुश्तें सड़ जाएंगी, किसी भी अगर कोई सोचता है कि कश्मीर में 370 आर्टिकल फिर से लागू होगा, कभी नहीं होगा। और बीजेपी के होते हुए 10% मुस्लिमों के लिए आरक्षण कभी नहीं होगा संभव, चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों न लगा ले कांग्रेस। बीजेपी के रहते हुए ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रोविजन ही नहीं है कि धर्म के नाम पे आप रिजर्वेशन दो। बात यही खत्म हो जाती है। फिर तो कांग्रेस के पास अब झूठ फैलाने के लिए कुछ है ही नहीं। ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने जो 17 कंडीशन रखी थी ना कांग्रेस के सामने, भाई साहब ने छुपे छुपे पिछवाड़े से मतलब पीछे पीछे पर्दे के पीछे डील साइन कर ली, एक्सेप्ट कर लिया कि मुस्लिमों को हम आरक्षण देंगे, पुलिस
भर्ती में हम लोग मुसलमानों को रखेंगे, वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ रुपए की हम लोग फंड देंगे, जीजा जी के पॉकेट से देंगे राहुल गांधी। कॉन्स्टिट्यूशन की झूठी किताबें दिखा दिखा के पब्लिकों को बेवकूफ बनाया। हरियाणा में भी वही किताब दिखाया था, 2024 में भी वही दिखाया। एक ही टेप रिकॉर्डर घिसी पिटी राहुल गांधी जहां जाते हैं वही बोलते हैं। चाहे वो झारखंड में भी होने वाले चुनाव में प्रचार करने गए थे तब बोला था उन्होंने, महाराष्ट्र में भी हर रैली में यही भाषण दे रहे हैं कि डेमोक्रेसी खतरे में है, डिक्टेटरशिप आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। भाई भीमराव अंबेडकर जी को, बाबा भीमराव अंबेडकर को आपने कब भारत रत्न दिया? कांग्रेस की सरकार ने। नेहरू, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी सब ने अपने आप को भारत रत्न सौंप के चले गए ये लोग। राजीव गांधी मरने के बाद तुरंत उनको मिल गया था। बाबा भीमराव अंबेडकर को आप लोगों ने कभी भी सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर ने खुद कहा था कि कांग्रेस जैसी गंदी पार्टी कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस पार्टी छोड़ने की तय किया था। उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की थी आपकी कांग्रेस की पार्टी ने। आज उन्हीं भीमराव अंबेडकर के देश के भारतवासियों को आप लोग कास्ट सेंसस बोल के जातियों में तोड़ना चाहते हो, शर्म आती है। और बीजेपी जब नारा देती है बटेंगे तो कटेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मंच पे और बोलते रहते हैं कि बीजेपी काटने का कोशिश कर रही है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाई बटेंगे तो कटेंगे ये बोल रही है, मतलब आप बटो मत। जोड़ रही है बीजेपी, तोड़ तो आप लोग रहे हो कास्ट सेंसस की नारा देके। तेलंगाना में कास्ट सेंसस चालू करवा दिया है। ऐसे एक्स प्लेटफॉर्म पे कई लोग हैं तेलंगाना के जिनके घर में ये लोग पूछने के थे आपकी जाति बताओ, आपकी इनकम बताओ, आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। भगा दिया लोगों ने, उस एरिया से भगा दिया। आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कल मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो इस पे वीडियो दिखाऊंगा आपको। लोगों ने भगा दिया दोस्तों, तभी ये लोग नहीं मान रहे। तो ये चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा लेड महायुति के पक्ष में। आरएसएस ने ग्राउंड जाके काम किया। ये जो अभी 400 एनजीओ महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार और कांग्रेस के लिए काम कर रही है ना, कि आप लोग चाहे कुछ भी हो जाओ, बीजेपी को वोट मत दो, मुसलमानों को भड़का रही है। खैर, मुस्लिम में ऑलरेडी पहले से ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने इनको सपोर्ट कर दिया था, महाविकास अघाड़ी को। छुपे छुपे इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। जैसे ही ये बाजार में आया, बात सोशल मीडिया में फैलने लगे, न्यूज चैनल में फैल गया, तब कांग्रेस घूम रही है, बोल रही है हाँ हम सोचेंगे इलेक्शन के बाद में। तो कोई भी वोटर धोखे में ना रहे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस कर क्या रही है, और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में, वहां कोई कितने वादे पूरे किए हैं आप खुद देख लीजिए। आजकल सब अवेलेबल है। मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मैं आपको लिंक के साथ दिखाया मैंने। वहां पे गवर्नमेंट की सैलरी देने के लिए लाले पड़ रहे हैं दोस्तों। खुद चीफ मिनिस्टर ने सामने से आके कहा था कि मैं 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा। इनके झूठे वादों में आप लोग मत फंसिए। ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं मंच से खड़े हो, के खिलाफ कांग्रेस पार्टी छोड़ने की तय किया था। उनके खिलाफ पॉलिटिक्स की थी आपकी कांग्रेस की पार्टी ने। आज उन्हीं भीमराव अंबेडकर के देश के भारतवासियों को आप लोग कास्ट सेंसस बोल के जातियों में तोड़ना चाहते हो, शर्म आती है। और बीजेपी जब नारा देती है बटेंगे तो कटेंगे, तो मल्लिकार्जुन खड़गे का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है मंच पे और बोलते रहते हैं कि बीजेपी काटने का कोशिश कर रही है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रही है। भाई बटेंगे तो कटेंगे ये बोल रही है, मतलब आप बटो मत। जोड़ रही है बीजेपी, तोड़ तो आप लोग रहे हो कास्ट सेंसस की नारा देके। तेलंगाना में कास्ट सेंसस चालू करवा दिया है। ऐसे एक्स प्लेटफॉर्म पे कई लोग हैं तेलंगाना के जिनके घर में ये लोग पूछने के थे आपकी जाति बताओ, आपकी इनकम बताओ, आपकी प्रॉपर्टी क्या क्या है। भगा दिया लोगों ने, उस एरिया से भगा दिया। आप लोग अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कल मैं अगली वीडियो बनाऊंगा तो इस पे वीडियो दिखाऊंगा आपको। लोगों ने भगा दिया दोस्तों, तभी ये लोग नहीं मान रहे।
तो ये चल रहा है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजीत दादा लेड महायुति के पक्ष में। आरएसएस ने ग्राउंड जाके काम किया। ये जो अभी 400 एनजीओ महाराष्ट्र, वेस्टर्न महाराष्ट्र में शरद पवार और कांग्रेस के लिए काम कर रही है ना, कि आप लोग चाहे कुछ भी हो जाओ, बीजेपी को वोट मत दो, मुसलमानों को भड़का रही है। खैर, मुस्लिम में ऑलरेडी पहले से ही ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने इनको सपोर्ट कर दिया था, महाविकास आघाड़ी को। छुपे छुपे इन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। जैसे ही ये बाजार में आया, बात सोशल मीडिया में फैलने लगे, न्यूज चैनल में फैल गया, तब कांग्रेस घूम रही है, बोल रही है हाँ हम सोचेंगे इलेक्शन के बाद में। तो कोई भी वोटर धोखे में ना रहे। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस कर क्या रही है, और जहां जहां इनकी सरकारें हैं, जिन जिन राज्यों में, वहां कोई कितने वादे पूरे किए हैं आप खुद देख लीजिए। आजकल सब अवेलेबल है। मेरी पुरानी वीडियो देख लीजिए, मैं आपको लिंक के साथ दिखाया मैंने। वहां पे गवर्नमेंट की सैलरी देने के लिए लाले पड़ रहे हैं दोस्तों। खुद चीफ मिनिस्टर ने सामने से आके कहा था कि मैं 2 महीने की सैलरी नहीं लूंगा। इनके झूठे वादों में आप लोग मत फंसिए। ये अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी खुद कह रहे हैं मंच से खड़े होके। खैर, ये चल रहा है दोस्तों अभी इन फेवर, महायुति के फेवर में वोटर्स काफी दिख रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा कैंपेन चल रहा है। वहां झारखंड की वीडियो मैं कल सुबह पोस्ट करूंगा, जहां पे पप्पू यादव ने इस बार नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बहुत गंदी भाषा का उपयोग किया है। खैर, वो किस कल्चर से पैदाइश, किसकी पैदाइश है, किस कल्चर से आता है, वो उसने खुद की सर्टिफिकेट, खुद की भाषा से उसने अपनी पब्लिक को बता दिया। पप्पू यादव कौन है? मवाली एक माफिया ही तो था, जिसके खिलाफ बहुत सारे केस था। बस नेता बन के है, इसलिए है पब्लिक जल रही है, सरकारें जल रही है। इलेक्शन में हमें ये सब उलझुल बयान सुनने मिलता है। उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। दोस्तों, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। नया चैनल है दोस्तों, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो और कमेंट करके बताइए आपके हिसाब से किसका पलड़ा महाराष्ट्र में भारी है, महायुति का है या महाविकास आघाड़ी का। प्लीज कमेंट एंड डू लेट अस नो। जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को। वंदे मातरम।